प्रिय छात्राओं, नमस्कार। कादम्बरी कथामुखम के शबर मृगया वर्णनम का आज हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने शुक जन्म का वृतांत पढ़ा है। किस प्रकार से शुक का शाल्मली वृक्ष की खोखल में जन्म हुआ और वृद्ध पिता ने किस तरह से उसका पालन पोषण किया, इसका सजीव चित्रण हमने पढ़ा है। आज हम वैशंपायन शुक के द्वारा ही वर्णित शबर या भील आदिवासियों के द्वारा किए गए शिकार के वर्णन को इस अनुच्छेद में पढ़ेंगे। कवि ने बड़ा ही सजीव और जीवंत वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया है। शिकारियों के पूर्ण अनुभव को यहाँ कवि ने चित्रित किया है। शिकारी लोग पक्षियों की आवाज, उनके पदचिन्ह, उनकी गंध आदि को देखकर ही अनुमान लगा लेते थे कि कौन सा पशु या कौन से पक्षी कहाँ कहाँ अवस्थित होंगे या कहाँ कहाँ से वो गुजरे हैं। इस सब का वे पूर्वानुमान लगा लेते हैं। इसी का सटीक चित्रण कवि ने किया है। अनंतरम च सरभसम इतः गजयुथपुति लुलित कमलिनी परिमलः इतः क्रोडकुल दश्यमान भद्र मुस्ता रस आमोदः इतः करीकलभ भज्यमान शल्लकी कषाय गंधः इतः निपतित शुष्क पत्र मर्मर ध्वनिः इतः वन महिष विषाण कोटि कुलिश विद्यमान वल्मिक धूलिः इतः मृगकदम्बकम् इतः वनगजकुलम् इतः वनवराहयूतम् इतः वनमहिषवृन्दम् इतः शिखण्डीमण्डकविरूतम् इतः कपिञ्जलकुलकलकूजितम् इतः कुररकुलक्वणितम् इतो मृगपतिनखभिद्यमान कुम्भकुञ्जररसितम् इयम् आर्द्रं पंकमलिना वराहपद्धतिः इयम् अभिनव शष्पकवलरसश्यामला हरिणरोमन्थफेनसंहतिः इयम् उन्मद गन्धगजगण्डकण्डूयन् परिमल नीलीन मुखरमधुकरविरुतिः एषा निपतित रुधिरबिन्दुसिक्त शुष्कपत्रपाटलारुरुपदवी एतद् द्विरदचरणमृदितविटपपल्लव पटलम् एतत् खङ्गीकुलक्रीडितम् एष नखकोटिविलिखितविकटपत्रलेखो रुधिरपाटलकरीमौक्तिक दन्तुरः मृगपतिमार्ग एषा प्रत्यग्र प्रसूत वनमृगी गर्भ रुधिरलोहिनी भूमिः इयम् अटवी वेणिकानुसारिणी पक्षचरस्य युथपतेः मदजल मलिना। यहाँ महाकवि बाणभट्ट ने छोटे छोटे वाक्यों की रचना की है। यह भी इनकी वर्णन शैली की विशेषता है कि जब किसी सुंदर, सहज, सरल वस्तु का चित्रण करना हो तो छोटे छोटे वाक्यों की रचना करते हैं। हम देख रहे हैं यहाँ लघुकाय छोटे छोटे वाक्य कवि ने रचे हैं जो बहुत ही मनोहारी और सुंदर बन पड़े हैं, बहुत ही आकर्षक है। अनंतरम च, और इसके उपरांत, अर्थात जब वैशंपायन शुक का जन्म हुआ था और उसके बाद शिकारी लोगों ने जब जंगल में प्रवेश किया तो भयंकर कोलाहल वहां मच गया था। उसी का वर्णन करते हुए वैशंपायन शुक कह रहा है कि उसके बाद जब भयंकर कोलाहल सब और हो रहा था, तत्पश्चात में ने देखा कि सरभसम इतः, इतः मतलब इस ओर या इस स्थान या इधर, सरभसम, सरभसम अत्यधिक वेग के साथ, रभ अर्थात वेग, वेग से युक्त गजयुथपति लुलित कमलिनी परिमलः, गजयुथपति अत्यधिक वेगवान या अत्यधिक तीव्र, तीव्रता से युक्त, अत्यधिक तेज गजयुथपति हाथियों के झुंडों के स्वामी के द्वारा लुलित, लुलित यानी मसली गई कमलिनी परिमलः, कमलिनी परिमलः कमलिनियों की सुगंध आ रही है। तो इतः का अर्थ है इधर गजयुथपतियों के स्वामियों के द्वारा लुलित मर्दित की गई, मसली गई, कुचली गई कमलिनी, कमलिनियों की सरभसम, सरभसम वेग युक्त, वेग युक्त से मतलब है अत्यधिक,
तीव्र तेज परिमलः, सुगंध आ रही है, सुगंधि फैल रही है। इतः इधर क्रोड़कुल दृश्यमान भद्रमुस्ता रस आमोदः। क्रोड़कुल, क्रोड़ का अर्थ है सूअर, कुल यानी समूह। जंगली सूरों के समूहों द्वारा दृश्यमान काटी जाती हुई भद्रमुस्ता, नागर मोथा एक विशेष प्रकार की घास होती है, तो नागर मोथा के रस की आमोद यानी सुगंध फैल रही है। इतः करी कलभ वज्यमान शल्लकी कषाय गंधः। और इधर या इस स्थान पर करी कलभ, करी हाथी, कलभ बच्चे, हाथियों के शावकों द्वारा वज्यमान तोड़ी जाती हुई शल्लकी कषाय गंध, शल्लकी की लता की कषाय गंध, कशेली गंध आ रही है। इतः निपतित शुष्क पत्र मरमर ध्वनि है। और इस स्थान पर निपतित गिरे हुए शुष्क पत्र, सूखे पत्तों के मरमराहट की ध्वनि है, ध्वनि हो रही है, मरमर ध्वनि आ रही है। सूखे पत्ते नीचे गिरे हुए हैं और हवा से जब वो उड़ते हैं तो उसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। तो यहाँ हमने देखा कि कवि ने सुगंध के लिए परिमल, आमोद, गंध, इनका अनेक पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग किया है। आगे भी कवि ने किया है। समूह अर्थ के लिए भी यूथम, कुलम, कदम्बकम, वृंदम, है ना, तो ऐसे पर्यायवाची शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है। तो इससे कवि का शब्द वैभव, शब्द पांडित्य हमें यहाँ सूचित होता है। अब आगे देखिए, इतः वन महिषः विषाण कोटि कुलिश विद्यमान वाल्मीकि तुली है। इतः इस स्थान से या इधर से वन महिष जंगली हाथियों के विषाण कोटि कुलिश, विषाण सिंगों की, कुलिश कुलिश के समान, वज्र के समान, यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है, वज्र के समान कठोर कोटि यानी अग्रभागों से, नोकों से विद्यमान खोदी जाती हुई वाल्मीकि धूली है, बाम्बी की धूल उड़ रही है। वह जो जंगली भैंसे थे वो अपने वज्र के समान कठोर सींगों के अग्रभागों से वाल्मीकि बाम्बी की धूली को खोद रहे थे और वो हवा से उड़ रही थी। इतः मृग कदम्बकम, इधर मृगों का समूह है। इतः वनगज कुलम, यहाँ जंगली हाथियों का समूह है। इतः वन वराह युतम, इधर जंगली वराह मतलब सूअर, सूअरों का युथ यानी झुंड, समूह है। यह सब समूह के पर्यायवाची शब्द है, कदम्बक, कुलम, युथम आदि। इतः वन महिष वृंदम, और इधर जंगली भैंसों का वृंद यानी झुंड समूह है। इतः शिखंडी मंडक विरुतम, अब यहाँ से हम देखेंगे कि कवि विभिन्न पशु पक्षियों की आवाजों को भी पहचानता है। इसका भी सुंदर चित्रण है। उनके लिए अलग अलग शब्दों का कवि ने प्रयोग किया, तो ये कवि की सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति का परिचायक है। इतः इधर शिखंडी मंडक विरुतम, शिखंडी मयूर, मंडक समूह, मोर समूहों का, विरुतम, विरुतम यानी आवाजें, कूजन है उनकी, उनका गूजन है। और इतः कपिंचल कुल कल कूजितम, इधर कपिंचल अर्थात चातक, कुल यानी समूह, चातक पक्षियों के समूह की कल कहते हैं अव्यक्त मधुर अस्पष्ट ध्वनि को, तो अव्यक्त मधुर कूजितम यानी ध्वनि है। इतः कुरर कुल क्वणितम, इधर कुरर पक्षियों के, कुल का अर्थ है समूह का, क्वणितम यानी निनाद है। कहीं चातक पक्षी कूजन कर रहे हैं तो कहीं कुरर पक्षी ध्वनि कर रहे हैं। इतः मृगपति नख विद्यमान कुंभ कुंजर रसितम, इतः इधर मृगपति नख विद्यमान, सिंहों के नाखूनों के द्वारा विद्यमान, विदारित तोड़े जाते हुए, कुंभ, कुंभ यानी कपोल स्थल वाले, कुंजर हाथियों की, रसितम चिंगाड़ है। जब सिंह हाथियों के घुंघसलों को फाड़ते हैं और हाथी दर्द से कराहते हैं तो उनकी वो चिंगाड़ यहाँ सुनाई पड़ रही है। इयम आर्द्र पंख मलिना वराह पद्धति है, यह आर्द्र पंख मलिना गीले कीचड़ से मलिन वराह पद्धति सूअरों का मार्ग है, मतलब सूअर अभी अभी ही इधर से निकले हैं। अब इयम अभिनव शश्व कवल रस श्यामला हरिण रोमंथ फेन सहती है। इयम अभिनव शश्व कवला, कवल, यह अभिनव नूतन, शश्व यानी हरी भरी घास के, कवल यानी ग्रास, टुकड़े के, रस श्यामल, रस से श्यामल, श्याम वर्णी, हरिण रोमंथ फेन सहती, हरिणों की रोमंथ जुगाली से उत्पन्न, फेन सहती, फेन का समूह है, जात का समूह है। जब हरिण हरी भरी घास को खाते हैं
तो खाने से उनका जो मुंह से जो झाग निकलता है घास चबाने वक्त, वो झाग तो सफ़ेद होता है, लेकिन हरी भरी घास से वो झाग भी कैसा हो गया है, श्यामवर्णी हो गया है। जुगाली घास चबाने को ही कहते हैं। घास जब चबाते हैं हरिण तो उससे उत्पन्न जो जब झाग निकलता है तो उसी को ही जुगाली करना कहते हैं। इयम उन्मद गंध गज गंड कंडूयन परिमल नीलीन मुखर मधुकर विरुतीय। इयम इधर, उन्मद मदोन्मत्त, मद से उन्मत्त, गंध गज मद जल की गंध से सुगंधित, गंध वाले, है ना, मज्जल की सुगंध से युक्त, गज गंड कंडूयन, हाथियों के गंड स्थलों को, कपोल स्थलों को, कंडूयन खुजलाने से उत्पन्न, परिमल यानी सुगंध में, नीलीन, नीलीन यानी चिपटे हुए, संलग्न संश्लिष्ट, मुखर, मुखर यानी गुंजायमान आवाज करते हुए, मुखरित, मधुकर विरोती, मधुकर भंवरों का, विरोती गुंजार हो रहा है, भंवरों की गुंजार है। तो एक और कवि ने यहाँ बताया है कि जो गंधगज उन्हें कहा जाता है जिनके का जो मज्जल होता है वो अत्यधिक सुगंधित होता है। तो मध्यजल जब उनका श्रवित होता है तो उसकी खुशबू से, सुगंध से आकृष्ट होकर भंवरे वहां पर चिपट जाते हैं, उन हाथियों के कपोल स्तरों पर चिपट जाते हैं और गुंजायमान होते, गुंजार करते हैं। उसी का यहाँ कवि ने चित्रण किया है। एषा नीपतित रुधिर बिंदु सिक्त शुष्क पत्र पाटला रुरु पदवी। एषा यह नीपतित गिरे हुए रुधिर बिंदु खून की बूंदों से सिक्त सिंचित गीले, शुष्क पत्र पाटला शुष्क सूखे पत्र पत्तों से, पाटला रुरु पदवी, पाटल कहते हैं श्वेत गुलाबी मिश्रित वर्ण को, श्वेत लाल मिश्रित वर्ण अर्थात गुलाबी वर्ण, गुलाबी वर्ण वाला, रुरु पदवी, रुरु पदो, रुरु मृगों का, पदवी, पदवी यानी मार्ग है। कवि ये बताना चाह रहे हैं कि इधर से रुरु मृग निकले हैं क्योंकि उनका जो रक्त बह रहा है उनसे जो सूखे पत्ते हैं वो पाटल वर्णी हो गए हैं। एतद द्विरद चरण मृदित विटप पल्लव पटलम। एतद यह द्विरद चरण, द्विरद हाथी के लिए आया है, हाथी के भी कई पर्यायवाची शब्दों का कवि ने प्रयोग किया है। तो द्विरद चरण, यह द्विरद चरण हाथी के चरणों से, पैरों से, मृदित, मृदित यानी कुचले गए, मसले गए, विटप पल्लव पटलम, विटप यानी शाखाएं, पल्लव यानी पत्ते, शाखा और पत्तों का, पटलम समूह है, अर्थात इधर से हाथी गुजरे हैं। एतद खंगी कुल क्रीडितम, यह खंगी कुल, खंगी अर्थात घेंडे, घेंडों के समूह की, क्रीडितम क्रीड़ा स्थली है, घेंडों के समूह या खेल रहे थे। एष नख कोटि विलिखित विकट पत्र लेखो रुधिर पाटल करी मौक्तिक दंतुरो मृगपति मार्ग। यह नख कोटि, नखों के कोटि अर्थात अग्रभागों से, विलिखित, विलिखित यानी चित्रित, चित्रांकित, विकट पत्र लेखो, भयानक, विकट का अर्थ भयंकर, भयानक, पत्र लेखो, पत्राकार, लेख यानी चिन्हों वाले, रुधिर पाटल, रुधिर से पाटल वर्णी, करी मौक्तिक दंतुरः, करी मौक्तिक हाथियों की, मौक्तिक का अर्थ है मुक्ता, हाथियों के मोतियों से, दंतुरः नतोन्नत, ऊंचा नीचा, मृगपति मार्गः सिंह का मार्ग है। यहाँ कवि ये बताना चाह रहे हैं कि सिंह अपने पंजों के, नाखूनों के अग्र भाग से इनके हाथियों के मस्तक प्रदेश को फाड़ते हैं और उनकी में जो मस्तक में जो अवस्थित गजमुक्ताएं हैं, मोती है, वो नीचे गिर जाते हैं और रुधिर से युक्त हो जाते हैं, मोती सफेद होते हैं और सिंह के द्वारा विदारित हाथियों का जो रुधिर है उन गजमुक्ताओं में मिल जाता है और जब ये नीचे गिरती है गजमुक्ताएं तो भयंकर पत्राकार चिन्हों जैसी प्रतीत हो रही है और इधर उधर गिरी हुई है, इसलिए वो मार्ग भी नतोन्नत हो गया है, उन गजमुक्ताओं के गिरने से ऊंचा नीचा हो गया है। एषा प्रत्यग्र प्रसूत म्रन मृगी गर्भ रुधिर लोहिनी भूमि है। यह प्रत्यग्र मतलब सद्य, तत्काल, प्रसूत प्रसव कर चुकने वाली, वन मृगी गर्भ जंगली हरिणी के गर्भ के रुधिर से लोहिनी भूमि, लाल वर्णा, रक्त वर्णा भूमि है, अभी अभी ही जंगली हरिणी ने यहाँ प्रसव किया है। इयम अटवी वेणिकानुसारिणी पक्ष चरस्य युथपते मद जल मलिना।
यह वेणिका का अनुसरण करने वाली वाणी, वेणिका मतलब केश की चोटी जैसे ऊंची नीची होती है, तो ऊंची नीची वेणिका का अनुसरण करने वाली पक्षचरस्य युथपतेः, पक्ष का अर्थ है समूह, अपने गज समूह के साथ चर से विचरण करने वाले युथपतेः, गज गजपतियों के हाथियों के स्वामियों के मदजल मलिना, मदजल से मलिन अर्थात कृष्ण वर्ण वाली अटवी, अटवी अर्थात वनस्थली है। वह जो अरण्य स्थली है वह वेणी के समान ऊंची नीची थी और वहां गज उत्पत्ति अपने समूहों के साथ विचरण कर रहे थे और उनके मज्जल के गिरने से वह अरण्य स्थली श्याम वर्णा हो गई थी। तो इस प्रकार से कवि ने शिकारियों के अनुभवों का यहाँ सुंदर चित्रण किया है। किस प्रकार से शिकारी विभिन्न पशु पक्षियों की स्थिति का वहाँ पता लगा लेते हैं, उनके मार्ग, उनके पद चिन्हों से उनके मार्ग का पता लगा लेते हैं और उनकी सुगंध से उनकी उपस्थिति का एहसास कर लेते हैं, बोध कर लेते हैं। इसका कवि ने सुंदर चित्रण किया है, एक सजीव चित्रण कवि ने प्रस्तुत किया है जो हमारी आंखों के सामने प्रत्यक्षवत हो जाता है। वैसे भी कादम्बरी की विशेषता है कि कादम्बरी एक चित्रशाला है और हर चित्र एक नवीन एहसास या बोध कराता है, नवीन सौंदर्य से युक्त होता है। कवि की यहाँ सूक्ष्म निरीक्षण शक्ति भी उजागर होती है। इस प्रकार से हमने शबरमृगया वर्णन को पढ़ा है। आज बस इतना ही। प्रिय छात्राओं, आपसे निवेदन है कि आप मेरे इस चैनल SMMA04 डॉक्टर सरोज मेहता इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक अवश्य करें। धन्यवाद। आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।